नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और इन क्वेश्चन को अगर हम एक बार अच्छे से इसकी कंसेप्ट को समझ जाते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, तो हमारे वहाँ गलत होने की संभावना क्वेश्चनों में बहुत कम हो जाएगी। तो हमको ध्यान रखना है कि कुछ इसके चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम गलती नहीं करेंगे और वो कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर हो गया तो चाहे क्वेश्चन किसी भी रूप में आए हम उसको हल कर लेंगे। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। विश्व में कई प्रकार की अर्थव्यवस्था हैं, उसमें कुछ मुख्य अर्थव्यवस्था होती हैं। जैसे अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है तो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर वहाँ पर समाजवादी या राज अर्थव्यवस्था है तो वहाँ सरकार के हाथ में ज़्यादातर चीज़ें होंगी। अब भारत की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कही जाती है। अगर हम जापान की देखें, अमेरिका की देखें और ब्रिटेन की देखें तो वहाँ की अर्थव्यवस्थाएं अब विकसित हो गई हैं। उनको विकसित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर हो या फिर राजाधर अर्थव्यवस्था हो, दोनों के योगदान से वो विकसित हो गए हैं। अब भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें विकासशील अर्थव्यवस्था। 2024 में क्वेश्चन आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत गिनी जाती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर काउंट होती है। फिर हमें ध्यान रखना है कि अगर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो किन सेक्टरों पे ज़्यादा जोर होता है। तो अगर हम बात करें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कंसेप्ट कहाँ से आया, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले जिक्र करा गया है तो एडम स्मिथ की बुक वेल्थ ऑफ नेशन में इस चीज़ को बताया गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, जिसको लिखा गया था 1776 में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था के कुछ सेक्टर होते हैं। तो सेक्टरों में आपको ध्यान रखना है कि एक प्राथमिक सेक्टर होता है, द्वितीयक सेक्टर होता है और तृतीय सेक्टर। क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं बार बार कि इसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल है, तो इसमें सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा रोल है जो कि तृतीय क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों में ध्यान रखना है कि प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत भूमि है, जल है, वनस्पति है, खनिज है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने हमें सीधे दिए हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिसके अंतर्गत आपको ये भी ध्यान रखना है कि कृषि, वानिकी, खनन, मत्स्य पालन और पशुपालन, उत्खनन वगैरह ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की हम बात करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित, विनिर्माण जैसे औद्योगिक इकाइयाँ हैं जिसमें कच्चा माल आके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो वो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो कि द्वितीय सेक्टर कहलाता है। इसके अंतर्गत दो तरीके की जॉब होती हैं, जो लोग उसमें प्रशिक्षित एक्सपर्ट होते हैं उनको हम वाइट कॉलर जॉब कहते हैं और जो उसमें मजदूर होते हैं, लेबरर होते हैं, उनके लिए हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं। फिर तीसरी मतलब सेक्टर आता है तृतीय सेक्टर। तीसरी सेक्टर का मतलब होता है इसमें सेवा से संबंधित, जिसमें प्राथमिक विभिन्न सेवाएं होती हैं जैसे व्यापार है, रेलवे है, परिवहन है, होटल है, भंडारण है, संचार है। ये जो सेवाएं हम दे रहे हैं ये सब तृतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय मतलब क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें वित्त है, बैंक है, लोक प्रशासन है, लोक सेवाएँ, अन्य सेवाएँ भी इसमें आती हैं। तो ये होगा प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। अब हमें ध्यान देना है कि आर्थिक समृद्धि, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थिक समृद्धि से आप क्या समझते हैं। आर्थिक समृद्धि का तात्पर्य होता है कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय तो बहुत है किंतु वहाँ का आर्थिक विकास नहीं है। तो आर्थिक विकास और आर्थिक क्षेत्र मतलब समृद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। जबकि आर्थिक समृद्धि जो होती है वो सिर्फ वर्णात्मक होती है और जो आर्थिक विकास होता है वर्णात्मक के साथ साथ वो गुणात्मक भी होता है। गुणात्मक का मतलब ये होता है कि जैसे हम गल्फ कंट्री को देखते हैं, गल्फ कंट्री में प्रति व्यक्ति आय तो बहुत है मगर वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अब भी दयनीय है। वो पर्दा प्रथा, उनको मतलब अकेले कहीं भी जाने की अनुमति नहीं है, तो क्योंकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनका मानसिक मतलब सोच उनकी अभी तक इतनी नहीं बदली है। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकास का मतलब है कि हम हर क्षेत्र में स्वतंत्र हैं, यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी है, ये बहुत अहम होता है। ठीक है, अब हम ध्यान देते हैं कि इसमें एक टर्मोलॉजी दी जाती है जीवन की भौतिक गुणवत्ता। इस सिद्धांत को किसने दिया था,
तो मॉरिस डी मॉरिस ने इसको सिद्धांत को दिया है। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक से बार बार क्वेश्चन आता है कि मानव विकास सूचकांक के कौन कौन से पैरामीटर हैं। इन पैरामीटर को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला पैरामीटर आता है जीवन प्रत्याशा, यानी कि जीवन जीने की जो प्रत्याशा होती है वो कितनी होती है। प्रत्याशा का मतलब होता है कि कोई भी देश के उसके औसत जो आयु है लोगों की जीने की वो कितनी है, ये तय करती है। अगर किसी भी देश की जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है तो इसका मतलब है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं, लाइफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, वहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से प्राकृतिक संसाधन अच्छे से हैं, लोग अपने जीवन को बहुत खुशीपूर्वक जीते हैं। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं दूसरा जो पैरामीटर्स आता है वो शिक्षा। शिक्षा से व्यक्ति का चाहूँ और विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। शिक्षा ही तय करती है कि लोगों का जीवन स्तर कैसा होगा। तो ये शिक्षा, अब उसमें पैरामीटर्स में शिक्षा को इस तरीके से नापा जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने अपने जीवन के दौरान, यानी कि अपने जीवन में कितने साल स्कूल में गुजारे, यानी कि स्कूलिंग की है। स्कूलिंग का मतलब है कि शिक्षा में कितने वर्ष उसने गुजारे हैं। तीसरी बात आती है उसका आय सूचकांक, यानी कि उसकी आय की स्थिति क्या है, यानी कि आय का सूचकांक क्या है। उसकी मतलब अगर ज़्यादा आय होगी तो वो अपनी मतलब विलासिता की चीज़ों पे भी खर्च करेगा और उसका जीवन एक बहुत ही अच्छा जीवन होगा, लाइफ स्टैंडर्ड उसका सेट होगा। तो लाइफ स्टैंडर्ड यानी कि उसका कैसा है। तो तीन चीज़ें, सबसे पहले जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और लाइफ स्टैंडर्ड के लिए आय सूचकांक। फिर हम बात करते हैं कि कुछ ये करंट ओरिएंटेड से संबंधित जब रिपोर्टें आती हैं तो उनमें 3-4 रिपोर्टों को ध्यान रखना हमें बहुत जरूरी है। नंबर 1 रिपोर्ट ये है कि मानव विकास सूचकांक, इसको मैं अच्छे से देखना कि मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, प्रथम नंबर पर कौन है, द्वितीय नंबर पर कौन है, तृतीय नंबर पर कौन है और सबसे अंतिम में कौन है। फिर हम बात करते हैं गरीबी का इंडेक्स आता है, पॉवर्टी इंडेक्स। इसको भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसमें पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर भारत की स्थिति क्या है, गत वर्ष स्थिति क्या रही थी और अंतिम नंबर पर कौन है। फिर हम देखते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक आता है। भ्रष्टाचार सूचकांक, उसको भी हमें अच्छे से देखना है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, भारत की स्थिति क्या है, गत वर्ष स्थिति क्या रही और अंतिम स्थिति किसकी है। तो इसलिए इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला चैप्टर, भारत में राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब ये है कि किसी भी देश की राष्ट्रीय आय से तय होता है कि एक व्यक्ति की कितनी आय है। सबसे पहले प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, जो कि 1867-68 के आसपास जब उन्होंने प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय निकाली तो 20 रुपये के आसपास आई थी। हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय के बारे में बात की, वो दादा भाई नौरोजी ने। फिर हमें दोस्तों ध्यान देना है कि वर्ष 1949 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता आपको पता होगा पीसी महालोबन से की थी। और ये इंडेक्स जब ये आय निकाली गई थी जो 225 रुपये के आसपास आई थी। तो इसको भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के वित्तीय आंकड़े जब आते हैं तो कब से कब तक के, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के ये वित्तीय वर्ष होता है। और जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो गणना की जाती है उसको SCO करता है, CSO का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, और इसकी मदद करता है NSSO। हमको बहुत अच्छे ध्यान देना है। फिर हम बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय के बारे से पहले कि ये GDP क्या होती है। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है GDP। तो GDP में आपको ध्यान रखना है कि किसी भी देश के अंदर चाहे उसके निवासी या गैर निवासी जो भी सेवाएं या अंतिम वस्तुओं का जो प्रोडक्शन करते हैं वो राष्ट्रीय आय, जब उसका ऑल ओवर उसका मूल्य निकाला जाता है वो तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत आता है। इसमें ये नहीं है कि विदेशी यहाँ कर रहा है तो उसको भी उसी में जोड़ा जाएगा। फिर हम बात करते हैं NDP का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि घरेलू सीमा के अंदर घरेलू सीमा के अंदर प्रोडक्ट किया जा रहा है, पर इसमें हम हिरास यानी कि जिसमें मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका उसका जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको हम इसमें घटा देंगे तो आ जाएगी NDP। बात करते हैं कि NNP क्या होती है। एक्चुअल रूप में NNP ही सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना। NNP का मतलब ये होता है कि जैसे GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय और इसके साथ जो मूल्य कटौती होती है उसको हम निकाल देते हैं, तब NNP प्राप्त होती है। NNP को हम जिस भी देश की भी हम NNP निकाल रहे हैं तो NNP जो आ रही है उसको देश की जनसंख्या से अगर हम भाग कर दें, यानी कि भाग दे दें, तब प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आ जाएगी। तो ये हमें मुख्य ध्यान रखना है कि NNP क्या होती है। NNP को सीधे NNP जो भी आती है उसको हम अपनी जनसंख्या से भाग दे देते थे, तो जो भाग के बाद जो परिणाम आता है वही प्रति व्यक्ति आय होती है। फिर दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि भारत में आर्थिक नियोजन आप भली भांति जानते हो कि आर्थिक नियोजन का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी देश के पास जो उसके संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, बट आवश्यकताएं
अनंत होती हैं, क्योंकि आवश्यकताएं बहुत होती हैं। तो सीमित संसाधनों से अधिकतम अगर हमें आवश्यकताएं पूरी करनी है तो उसके लिए एक नियोजन प्रक्रिया अपनाना पड़ेगी। नियोजन प्रक्रिया के बगैर हम कभी भी अपने जो आउटकम्स हैं वो अच्छे से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। नियोजन का मतलब ये है कि किस क्षेत्र पर हमें सबसे ज़्यादा व्यय करना है और किस क्षेत्र पर हमें थोड़ा कम व्यय करना है। नियोजन का से मतलब ये होता है। फिर हमें ध्यान ये रखना है कि नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो आर्थिक समृद्धि। किसी भी नियोजन का सबसे प्राथमिक उद्देश्य होगा वो आर्थिक समृद्धि होगी, और आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक असमानता को कम करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ये उसके मुख्य कारण होंगे। अब आर्थिक नियोजन संबंधी जो प्रस्ताव आए थे, तो सबसे पहले हमें अब ध्यान रखना कि विश्वेश्वरैया की वो रिपोर्ट आई थी, विश्वेश्वरैया की ये किताब आई थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो उन्होंने 1934 में इसके बारे में बताया था कि इंडिया के लिए किस तरीके की जो इंडिया की इकोनॉमी है उसको किस तरीके से इसको मतलब मैनेज किया जाए। और उन्होंने कहा कि 10 वर्षीय एक हम कार्यक्रम बनाएंगे जिसके माध्यम से हम देश के विकास को किन किन क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा विकास करना उधर हम ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इन्होंने 1938 में इस पर बात करी थी। अब दोस्तों में ध्यान रखना है कि 1944 के आसपास एक आया था बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान ने कहा कि 15 वर्षीय एक हम सूत्रबद्ध तरीके से हम देश का विकास करेंगे। फिर 1944 के ही अंतर्गत एक आया था गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना को आपको ध्यान रखना है कि श्रीमन नारायण अग्रवाल थे, इनके द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद योजना आई थी, आपने देखा होगा 1945 में आई थी जन योजना, यानी कि पीपल्स प्लान। पीपल प्लान से आपको ध्यान रखना है, इसको लेकर आने वाले कौन थे, इसमें लेकर आने वाले थे इसको एम एन राय। इसके बाद आई थी सबसे लास्ट में 1950 में सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण जी द्वारा लाई गई थी। तो इस प्रकार से इन्होंने इस तरीके से कंसेप्ट मतलब वो शुरुआत करी थी, जब तक वो नहीं था 5 ईयर प्लान्स, तब इस तरीके से भारत के देश के विकास की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने सब लोगों ने अपने अपने कंसेप्ट दिए थे। इन कंसेप्टों पर अच्छे तरीके से मतलब इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में इनका प्रयोग किया गया था। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि अब हम 1951 में हमने पंचवर्षीय योजना लागू कर दी। अब पंचवर्षीय योजना हम कहाँ से लेके आए थे जी, हम यूएसआरआर से लेके आए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि यूएसआरआर ये प्राथमिकता देंगे और उसका विकास करेंगे। दोस्तों सबसे पहले पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से लेकर 1956। इसमें हमने जो मुख्य बातें करी थी, मुख्य बातों के हमारे जो ध्यान दिया जाए तो ये हमने संतुलित विकास की बात करी है, क्योंकि अब हेराल्ड डोमर के ये मॉडल पर आधारित थी। तो इसकी मुख्य बातें हैं कि संतुलित विकास, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश बिल्कुल छिन्न भिन्न था। हम लोगों ने खूब पढ़ा है कि देश उस समय 562 के आसपास जो रियासतें थीं, यानी कि देश था ही नहीं। देश के नाम पर इतने हिस्से थे राजा महाराजाओं को वगैरह के, कि एक देश इकाई के रूप में था ही नहीं। तो उन सबको मतलब समायोजित करके संतुलित विकास करना एक हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब उसमें चैलेंज था, यानी कि चुनौती थी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ जो मुख्य चीज़ों पर ध्यान दिया था, सिंचाई, बिजली, कृषि, मूल्य स्थिरीकरण। मगर अगर ओवरऑल पूछा जाए तो हमने संतुलित विकास की बात करी है। ठीक है, अब हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं कि 1956 से लेकर ये 1961 तक की ये योजना थी द्वितीय, और इसका जो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों को अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें मुख्य जो बात कही गई थी, राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करना, और इसमें हमने 3 भारी उद्योगों की स्थापना की थी उसमें, जो उस समय की बहुत मुख्य डिमांड थे। तो ये 3 है, एक दुर्गापुर है, भिलाई है और राउरकेला। ये कारखाने थे, इस्पात कारखाने। तो हमें यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है कि तृतीय पंचवर्षीय वर्ष की जो योजना आई थी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 1966, इनका मॉडल था जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती और प्लस गॉडगिल। मगर इस योजना को गॉडगिल योजना के नाम से भी जाना गया है। तो अब वो इसमें क्या ध्यान दिया है कि इसमें हमने बोकारो का जो झारखंड है, झारखंड में बोकारो एक इस्पात कारखाने की हमने और स्थापना करी थी। फिर हमारे उसमें 4 कारखाने मतलब वो उनकी स्थापना हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं इसी योजना के दौरान हरित क्रांति को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हरित क्रांति से तात्पर्य ये होता है कि पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम ज़्यादातर खाद्यान्न हम विदेशों से आयात करते थे। आयात का ये था कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन, क्योंकि अंग्रेजों ने विकास के नाम से सिर्फ लूटा था देश को, तो हम अपने खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं करते, यानी आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें विदेशों से अन्न आयात करना पड़ता था।
आपने पढ़ा होगा कि पहले साल लाल कलर का वो आता था गेहूँ, जिसको हम अमेरिका से आयात करते थे, क्योंकि उनके यहाँ वो सूअर खाते थे, हमारे यहाँ स्थिति इतनी बुरी थी। तो उसी को ध्यान में रखकर हमारे स्वामीनाथन जी थे जो कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति का मतलब है कि हम खाद्यान्न फसलों की अच्छे बीज लेके आएंगे, कीटनाशक लेके आएंगे, जिससे हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वृद्धि हो। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वामीनाथन हरित क्रांति लेके आए थे, जो कि 60 के दशक के आसपास की बात है। तो हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब हरित क्रांति आई, तो हरित क्रांति से अभी आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के परिणाम पूरे भारत में सकारात्मक नहीं थे। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसने बहुत ज़्यादा प्रगति करी थी, और कुछ अन्य थे जिन पे ही ज़्यादा हमने सिर्फ मतलब वो करा, बाकी सब अन्यों पर हमने इतनी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि इसमें कुछ अन्न पे ही ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन किया गया था। तो दोस्तों, हमें याद रखना है कि हरित क्रांति के लाभ के साथ साथ कई इसके नकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। जैसे अगर हरित क्रांति में देखें तो हमने इतने कीटनाशकों का यूज करा कि अपने पर्यावरण को प्रदूषित करा, जल का दोहन करा, और इसका समान पूरे देश में इसका मतलब लाभ नहीं मिला। ठीक है, वो तो बात की बात है। फिर हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गए। तो दोस्तों, हमें अगली बात याद रखनी है कि अगला जो चरण आता है वो आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब आपको ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना को आपको ध्यान रखना ये है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जब 1966 से लेकर 1969 के बीच में हम चौथी पंचवर्षीय योजना लाने के लिए थे, इससे पहले भारत पाक का युद्ध हो गया। अब भारत पाक का युद्ध 1965 में हुआ, तो हम चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं कर पाए। तो उस बीच को 3 साल को भरने के लिए 66 से लेकर 69 तक के लिए हमने क्या कहा, एक पंचवर्षीय योजना लेके, मतलब एक वर्षीय योजना लेके आए थे। अब एक वर्षीय पंचवर्षीय योजना का तो मतलब ही नहीं है कि एक वर्षीय। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो गैप आया था पंचवर्षीय योजना का, वो कब आया था? तो 1966 से लेकर 1969 के बीच एक यानी कि 3 योजना हमने एक साल की यहाँ पर लागू की थी। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से लेकर 74 तक आती है। ये इसका मॉडल था गॉडगिल, और इसमें हमने सबसे पहली बात करी, सबसे मुख्य इसका वो उद्देश्य था, ये था हमने यहाँ पर कृषि में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतलब वृद्धि दर्ज की थी। फिर इसी समय चौथी पंचवर्षीय के अंतर्गत योजना के अंतर्गत श्वेत क्रांति आई, यानी कि दूध उत्पादन में भारत मतलब अग्रणी देश बनने लगा। और ये सब देन थी हमारे वर्गीस कुरियन की। वर्गीस कुरियन जी ने श्वेत क्रांति पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, अब इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना जब खत्म होती है, खत्म होने से पहले हम देखते हैं कि श्रीमती जी इंदिरा गांधी की जब सरकार चली जाती है, तो इसमें जनता दल की सरकार बनती है। तो जनता दल सरकार 1978 से लेकर 1980 के बीच में रोलिंग प्लान लेके आती है। रोलिंग प्लान, अब रोलिंग प्लान जो शब्द है ये कहाँ से आया? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि गुरनार मंडल की एक किताब है एशियन ड्रामा, उससे इस कंसेप्ट को लिया गया था, और इन्होंने रोलिंग प्लान का नाम के एक कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब छठी पंचवर्षीय 1980 से लेकर 1985 बीच पाँचवीं अब आती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो आती है, जो 1980 से 1950 के बीच में आती है। पंचवर्षीय योजना पाँचवीं है, 1974 से शुरू होती है 1978 के बीच में। गरीबी उन्मूलन का हमने नारा दिया था इसमें, और रोलिंग प्लान इसके बाद आया था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद छठी पंचवर्षीय योजना से पहले रोलिंग प्लान 1978 से 80 के बीच में रहा। फिर हम दोस्तों पढ़ते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना आई थी। तो छठी पंचवर्षीय योजना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना में जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने नारा दिया है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाने का सबसे ज़्यादा गरीबी उन्मूलन का काम और रोजगार में वृद्धि हमने छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा। फिर हम यहाँ से कुछ योजनाओं को स्किप करते हैं। अब हम अपने परीक्षा रिलेटेड 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना को आपको ध्यान रखना है कि 2002 से लेकर 2007 के बीच रही है। इसमें देश में गरीबी व बेरोजगारी को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था, और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को हमें दोगुना करना है। ठीक है, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका जो लक्ष्य था 2007 और 2012 के बीच में हमने 11वीं पंचवर्षीय योजना लेके आए हैं। तो इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। समावेशी का विकास मतलब ये है इंटीग्रेटेड मतलब डेवलपमेंट, यानी कि हम कोई भी क्षेत्र पिछड़ ना जाए। जैसे हम देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत डेवलप है, पर पूर्वांचल देखते हैं या बघेलखंड का बुंदेलखंड का जो एरिया देखते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों, समेकित विकास का मतलब ये है कि सबको शामिल करके इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमें मतलब विकास करना है। तो हमने इसका लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, और इसके अंतर्गत हमने सर्वाधिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही प्राप्त करी थी। अगर क्वेश्चन आता है कि सब योजना दे दें वो, तो उनसे पूछे सबसे ज़्यादा वृद्धि हमने किसमें करी थी, तो अगर कृषि की वृद्धि को हमने यहाँ पर 4% रखा था, किंतु हमने अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा
जो वृद्धि करी थी अब तक जितनी योजनाओं में, वो हमने 11वें में करी थी। 11वें के बाद हमने 10वें में वृद्धि करी थी। तो 11 और 10 अगर हमें पता है तो क्वेश्चन हमारा हल यहाँ पर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2012 से लेकर 2017 के बीच में है। इसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो जाती हैं। अब इसमें जो हमने इसका लक्ष्य था तीव्र समावेशी तथा धारणीय विकास। अब धारणीय विकास से तात्पर्य ये होता है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें और भविष्य के लिए हम बचा के रखें, ये धारणीय विकास होता है। यानी कि भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना ही धारणीय है। धारणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि क्षति ना पहुँचे, कि हमें भविष्य के लिए भी बचा के रखना है। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना का यहाँ से कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम देखते हैं कि जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी उसके लगभग 26 लक्ष्य थे उसमें, मुख्य लक्ष्य। तो बस इतना मोटा मोटा याद रखना है। आपकी पंचवर्षीय योजना से कोई भी क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, आपको बस एक अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आ गया था। 1 जनवरी 2015 में इसकी घोषणा लागू हो गया था, घोषणा के। अब वो इसमें मुख्य बात हमें ध्यान रखना है कि एक तरफ पंचवर्षीय योजना पहले से लागू थी, फिर हम नीति आयोग को क्यों लेके आए? कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे कि नीति आयोग को हम लेके आए, पंचवर्षीय योजना को हमने खत्म कराया है। ठीक है, हर सरकार का अपना अपना विजन होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने की ये थी कि ये था संघवाद का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहा था, इसलिए संघवाद को बढ़ावा देने के लिए हमने नीति आयोग लेके आए थे। तो नीति आयोग की पूरी फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है कि नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी इंग्लिश की फॉर्म है। बाकी अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका नाम है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है नीति आयोग। इसकी विशेषताएं आपको ध्यान रखना है कि ये राज्यों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। इसमें राज्य सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। पहले क्या था, पंचवर्षीय योजना में पंचवर्षीय योजना केंद्रीय रूप में बन जाती थी और राज्यों को लागू करने के लिए कह दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है कि इसमें राज्यों की भागीदारी तय करी गई है। राज्यों के सतत विकास के आधार पर उनके संरचनात्मक सहयोग, राज्यों के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर संरचनात्मक यानी ढांचा रूपी संरचनात्मक सहयोग की पहल की गई है। यानी कि आपको भी इस ढांचे में शामिल होना पड़ेगा जो भी विकास हो रहा है। फिर आपको ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना। पहले ऊपर से योजना बनती थी, अब हम नीचे स्तर से यानी ग्रामीण स्तर से योजना बन के जाएंगे। उनके पास मतलब वो उद्देश्य जाएंगे कि हमारे क्या उद्देश्य है, फिर वहाँ से उसके लिए सैंक्शन किया जाएगा। ठीक है, फिर आर्थिक रणनीति में राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति हम बनाएंगे तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे सर्वोपरि रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, समाज के सभी वर्गों पर विशेष ध्यान देना, यानी कि समाज का कोई भी वर्ग हाशिए पे हो उसको भी हमें छोड़ना नहीं है, उसको शामिल करना है। फिर हम अगले देखते हैं कि दीर्घकालीन नीतियाँ थी। इनका क्या था कि दीर्घकालीन नीतियाँ, जब हम देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना में 5 वर्ष के लिए हम किसी योजना को रखते थे, यहाँ पर उन्होंने कहा कि कहीं पर अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो ढांचा तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए लंबे समय तक हम उस पर काम करना है, रेलवे पे काम करना है, एयरपोर्ट पे काम करना है, बंदरगाहों पे काम करना है, तो हमें एक दीर्घकालीन नीतियाँ बनानी पड़ेंगी। फिर ये कहते हैं कि समाज के सभी वर्गों की आय को मतलब समझ बनाया जाए कि आय में बहुत ज़्यादा असमानता ना हो। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम थिंक टैंक बनाएंगे। थिंक टैंक का मतलब होता है कि एक विचार, जैसे मान लो शैक्षिक एवं नीति अनुसंधान, शैक्षिक जो मतलब उसके संस्थान होते हैं उनसे और जो मतलब टेक्नोलॉजी से संबंधित ऐसे विशेषज्ञों को उन पर चर्चा करके कि देश किस विकास में जाना चाहिए, इन पर किन किन चीज़ों को, इसमें वर्तमान की आवश्यकताओं को कौन कौन चीज़ें फुलफिल कर रही हैं, उन पर बात करेंगे। थिंक टैंक हमको सुझाव देंगे। तो ये थिंक टैंक उन्होंने तैयार किया है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि योजना आयोग में ये चीज़ें नहीं थी, वहाँ पर राष्ट्रीय हितों की बात नहीं थी, थिंक टैंक नहीं थे, राज्यों की भागीदारी कम थी। तो इसलिए अब यहाँ पे ज्ञान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि हमें ज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देंगे तभी हम एक सही रूप में हम मतलब विकसित अर्थव्यवस्था की तरफ जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि विकास एजेंडे में गति लाना, क्योंकि अब लाल फीताशाही नहीं रहेगी और कहीं पर कोई भी अगर अप्रूवल लेना है तो सिंगल विंडो पर ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आपको कहीं भाग दौड़ने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी। फिर दोस्तों यहाँ के बाद हम देखते हैं कि एक अगला चैप्टर आता है गरीबी। बहुत क्वेश्चन आते हैं गरीबी से, आपको ध्यान रखना है कि गरीबी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। गरीबी से तात्पर्य क्या होता है सभी लोग जानते हैं, जिस व्यक्ति के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जैसे रोटी कपड़ा मकान। मगर वर्तमान समय में देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए बिजली बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसके लिए रहने के लिए घर होना चाहिए, उसको मतलब जीवन जीने के लिए मतलब एक स्वच्छ पर्यावरण होना चाहिए और उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो वर्तमान समय में अब पैरामीटर चेंज हो गए हैं, जबकि पहले रोटी कपड़ा और मकान ही गरीबी के मुख्य मतलब प्रतिमानों में रखा जाता था।
दोस्तों में ध्यान रखना है कि गरीबी से संबंधित सबसे पहले कुछ समितियां आई थी। अब गरीबी समितियों के साथ हमें ध्यान रखना है कि एक दांडेकर समिति आई थी, बीएस मिन्हास समिति आई थी और पीडी ओझा समिति आई थी। मगर जो 2004 में जो समिति आई थी, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इन समितियों पर बहुत ज़्यादा मतलब से क्वेश्चन आते हैं, तो हमें सबसे पहले इनको ध्यान रखना है। मगर इससे पहले हम आते हैं कि गरीबी के कुछ प्रतिमान होते हैं, उनको मापने के लिए कुछ पैरामीटर्स रखते हैं। जैसे हम बात करते हैं सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। गरीबी को मापने के दो मतलब पैरामीटर हैं। तो सापेक्ष गरीबी में दो गुणांक आते हैं, एक गिनी गुणांक, एक आता है लॉरेंज वक्र, यानी कि लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक। हमें ध्यान रखना है कि सापेक्ष गरीबी को मापने के लिए, सापेक्ष गरीबी का तात्पर्य ये होता है कि ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितना अंतर है। तो इन्हीं मतलब दोनों वक्रों का यूज करा जाता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गरीबी से संबंधित कौन कौन से वक्र काम करते हैं। तो लॉरेंज और गिनी गुणांक, या वो दे देगा कि गिनी गुणांक, लॉरेंज, ये किसकी माप करते हैं, ये गरीबी की माप करते हैं, आय की असमानता को बताते हैं। तो हमको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं निरपेक्ष गरीबी की। निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार के भोजन कर रहा है, यानी उसके लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, उसकी उपभोग की आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान में क्या उसने वो करा है। तो ये प्रतिमान बहुत जरूरी होता है। हमें ध्यान रखना है कि निरपेक्ष गरीबी के ही माध्यम से ये तय होता है कौन एपीएल है, कौन बीपीएल है। इसका मानक यही आज वर्तमान समय में मतलब निरपेक्ष गरीबी से ही तय किया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये प्रकृति के साथ हाँ ये निर्धारण करता है। फिर हमें अगला जो गरीबी या निर्धनता, फिर निर्धनता और गरीबी से संबंधित जो आपको समितियां मैंने बताई, ये समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब बात करते हैं हम कि ये समितियों के बाद जब दो समितियों की जिक्र होता है तो उसमें एक तेंदुलकर समिति है और एक है आपकी रंगराजन समिति। तेंदुलकर समिति जब 2004 के आसपास इसके मतलब डाटा रिलीज हुए तो इन्होंने कहा कि भारत में गरीबी 21.09% के आसपास 9% के आसपास है। इसका बहुत ज़्यादा मतलब आलोचना हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, देश इतनी बुरी स्थिति में है और गरीब लोग सिर्फ 21% ही हैं। तब इनको मतलब अपना स्टैंड पीछे लेना पड़ा। इन्होंने जो उसके मतलब प्रति व्यक्ति उपभोग की जो इन्होंने धनराशि रखी थी वो बहुत कम रखी थी कि कोई भी व्यक्ति उतने कम पैसे में अपने दैनिक जीवन या मंथली से जीवन को अपने नहीं काट सकता है। तो उसका बड़ा उपहास हुआ था, सरकार को मतलब उस पर बैकफुट पे जाना पड़ा था और उससे मतलब जो रिपोर्ट थी इनकी आई थी वो उसको वापस लेना पड़ा। इसके बाद रंगराजन समिति 2011-12 में बनाई गई थी। रंगराजन जी ने बताया था कि इस समय वर्तमान समय पे राष्ट्रीय गरीबी जो है वो है 29% के आसपास। इसको थोड़ा स्वीकार किया गया कि हाँ ठीक है 29% के आसपास राष्ट्रीय गरीबी है। तो ये रिपोर्ट, अब आपको ध्यान रखना है कि तेंदुलकर समिति में इन्होंने एक बास्केट वो लेके आए थे कि बास्केट में क्या है कि उसका भोजन क्या होगा, उसके खाने के लिए, उसको पहनने के लिए, ये चीज़ें उस पर रखी गई थी। तो बास्केट यानी उपभोग आधारित थी। और ठीक उन्हीं चीज़ को इन्होंने कैलोरी में तय करा था कि शहर में कोई व्यक्ति रहता है तो उसके लिए 2100 कैलोरी, और गांव में कोई रहने वाला व्यक्ति है तो उसके लिए 2400 कैलोरी भोजन लेना आवश्यक, मतलब कैलोरी उसको मिलनी आवश्यक है। तो यहाँ पर कैलोरी की बात करी गई थी, वहाँ पर बास्केट की बात करी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि एक दादा भाई नौरोजी की एक बुक आई थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी। तो सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा को यहीं पर बताया गया था। ठीक है, फिर अगले हम बात करते हैं उपभोक्ता सूचकांक। आपको ध्यान रखना है कि अगर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे उपभोक्ता सूचकांक कौन जारी करता है तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा ये जारी किए जाते हैं, यानी कि NSO, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। फिर हम बात करते हैं औद्योगिक नीति की। औद्योगिक नीति यानी जब हम देश में आज़ाद हुए थे, इससे पहले भी औद्योगिक नीति थी, 1948 में बनी थी, 47 में आज हुए थे। इससे पहले भी औद्योगिक नीति रही होगी 1898 के आसपास, मगर मुझे पता है कि ठीक इसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ था 1948 के आसपास, इन्हें 92 में और 1892 1898 ऐसे में रहा हुआ। ठीक है, आप देख लीजिएगा ठीक से। तो राष्ट्रीय भारत में औद्योगिक नीतियाँ, तो आपको जो मुख्य औद्योगिक नीतियाँ याद रखनी है 1948 की, 56 की और 1991 की। 1991 की इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की संकल्पना लेके आए थे। उदारीकरण का मतलब लिबरलाइजेशन और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। ये जब आए थे तो उसमें केंद्र में सरकार थी, नरसिंह राव जी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, और मनमोहन सिंह जो थे हमारे जो बाद में प्रधानमंत्री बने, ये वहाँ पर वित्त मंत्री थे। तो आपको ध्यान रखना है कि LPG का जो कंसेप्ट इन्हीं दोनों लोगों के समय में आया। कौन उनके प्रोदा थे, अगर क्वेश्चन आता है, अगर मनमोहन सिंह का नाम उसमें रखा हुआ होता तो मनमोहन सिंह का नाम लगाएंगे, अगर
नरसिंहा राव जी का नाम होगा तो हम नरसिंहा राव जी को प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे। अगर दोनों में दोनों नाम होते हैं तो हम नरसिंहा राव की तरफ जाएंगे, जो कि एलपीजी के पुरोधा रहे हैं। फिर दोस्तों हमको ये ध्यान रखना है कि एमआरपीटी ये कंसेप्ट आया था, इसमें क्या है कि पहले जो उद्योग होते थे उनके लिए एकाधिकार था कि वो ही इसका निर्माण करेंगे। तो एमआरपीटी जो लेके आए थे, इन्होंने कहा कि अब आपकी मोनोपोली खत्म की जाती है 1970 के आसपास। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग को लगा सकता है, तो मोनोपोली खत्म कर दी। एमआरपीटी एक्ट पूछता है कि कब आया था, एमआरपीटीपी एक्ट कब आया था, तो इसके फुल फॉर्म होती है मोनोपोलाइजेशन मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसाइज एक्ट 1970। फिर हम बात करते हैं फेरा की। फेरा को फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, ये 1974 में आया था। सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि फेरा कब आया था। अब फेरा में कुछ जटिलताएं थी तो हम फेमा लेके आए थे। फेमा आया था 2000 के आसपास आया था, और इसमें मनी मैनेजमेंट, यानी कि इसमें मैनेजमेंट की बात करी गई है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात करी गई है। इसका काम जो होता है, जैसे विदेशों से हमने कोई मुद्रा लेके आए तो उसका मैनेजमेंट कैसे कराया जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो उसमें ये बहुत मुख्य रोल अदा करते हैं। फिर दोस्तों हमें ध्यान रखना है भारत की वित्त व्यवस्था के बारे में। अब जब हम वित्त व्यवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले वित्त के मामले में सबसे पहला नाम आता है आरबीआई का। हमको ध्यान रखना है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। दोस्तों 1935 में जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तो एक एक्ट आया था 1934 का आरबीआई एक्ट, उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। आपको ध्यान रखना है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको पड़ेगा कि आरबीआई के कार्य क्या हैं, आरबीआई क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे डिसाइड करती है। और फिर इसी समय पर हमें ध्यान देना है कि जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो उसमें अंग्रेज, मतलब वो उसके गवर्नर थे, तो अंग्रेज गवर्नर जो थे, आपको ध्यान रखना है एशबोर्न स्मिथ। आपको बहुत सही से इसको ध्यान रखना है। फिर स्वतंत्र भारत के थे तो वो थे डीसी देशमुख। ठीक है, आरबीआई हमने देख लिया। अब आरबीआई में हमें ध्यान नहीं रखना है कि आरबीआई को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्मोलॉजी होती है, जैसे बैंक रेट क्या होती है, और रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। तो इनकी टर्मोलॉजी को हम अगर एक बार देख लेंगे तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन हो, और ये इस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर हम अगले देखते हैं कि बाद में कुछ बैंकों का विलय किया गया था। तो बैंकों के विलय से संबंधित 2024 में जो परीक्षा कैंसिल हुई थी, कैंसिल क्या, जो आउट हो गया था पेपर, उसमें यहाँ पर पूछा कि बैंकों के विलय के बारे में। हम देखते हैं कि सबसे पहले जो विलय हुआ था 14 बैंकों का विलय हुआ था, जो कि 1969 के आसपास हुआ था, और 14 बैंकों का। इसके बाद 6 बैंकों का 1980 में। फिर हम दोस्तों देखते हैं कि 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है, 1 अप्रैल को। फिर 30 अगस्त 2019 को और बैंक थी, एक ओरिएंटल बैंक थी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और यूटीआई बैंक, इनका हुआ था विलय पंजाब नेशनल बैंक में। फिर एक बैंक थी सिंडिकेट बैंक का केनरा के साथ, आंध्रा एवं कारपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक के साथ विलय हुआ था। इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ था इंडियन बैंक में। तो हमें इसको भी ध्यान अच्छे से रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहेगी। फिर हम देखते हैं ग्रामीण विकास बैंक 1975 में हुए थे। इनका पूरा उद्देश्य था ग्रामीण विकास में, मतलब वित्त को उपलब्ध कराना, यानी ग्रामीणों में वित्त को उपलब्ध करवाना। और नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो इसको एक तरफ मैच कराने के लिए आता है कि इधर मतलब बैंकों के नाम दिए हुए, कब इनकी स्थापना हुई थी, कौन से सन में स्थापना हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, 100% क्वेश्चन आता है। फिर ये हम देखते हैं कि ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड है, नाबार्ड के क्या कार्य हैं, हमें वहाँ पर अच्छे से देख लेना है कि नाबार्ड किन किन चीज़ों पर मतलब ध्यान देता है। एक हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे नफेड। नफेड का मतलब होता है कि राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन भारतीय संघ। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, बहुत बार पूछी गई। 1958 के में इसकी स्थापना हुई थी, 2 अक्टूबर 1998 में। इसका कार्य होता है विपणन। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग और निर्यात करना, ये नफेड का कार्य होता है। फिर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं टकसाल। टकसाल का मतलब है कि जहाँ पर इसकी पैसों की छपाई होती है, नोटों की छपाई होती है, तो उनको हम टकसाल बोलते हैं। मिंट से और सिक्के भी छापे जाते हैं यहाँ पर। तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। पैसे का मतलब ये नहीं था कि सिर्फ पैसा ही, पैसे का मतलब स्टाम्प है, और ये पोस्ट जो अपने होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, पोस्टल इनको छापा जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं सेबी। सेबी अभी बहुत चर्चे में रहा था कि सेबी की जो वहाँ की अध्यक्षता थी वो बहुत कोई बुश थी, तो पुरी
तो वो बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी। तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। इसका कार्यालय मुंबई में है और ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेबी का मुख्यालय पूछा जाता है, इसका कार्य क्या है, अभी चर्चे में रही थी। ठीक है, इसलिए अब हम बात करते हैं बजट। बजट बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब वो परीक्षा की दृष्टि से पिछली बार क्वेश्चन 2024 का 2025 में पेपर, वो 2024 में पेपर जो हुआ था उसमें बजट करंट ओरिएंटेड भी क्वेश्चन बहुत कम आए थे। मगर बजट है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ऐसा आयोग को हम कम नहीं आंक सकते हैं कि क्वेश्चन को तो कहीं से भी रख सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को मतलब हल्के में नहीं लेना। अब हम बजट की बात करते हैं तो बजट को सबसे पहले पूछा जाता है बजट का आर्टिकल क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि बजट का कहीं भी जिक्र नहीं है राज्य व्यवस्था में, मगर हमें ध्यान ये रखना है कि बजट का मतलब होता है कि एक साल के आय व्यय का वितरण, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। क्योंकि हम एक वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण कैसे करके रखेंगे, तो ये अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इसका मतलब वो जिक्र है, आर्टिकल 112 के अंतर्गत हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। और फिर हमने ध्यान देना कि बजट के प्रकार क्या क्या होते हैं। एक होता है संतुलित बजट। संतुलित बजट का मतलब ये होता है कि जितनी हमारी हमने व्यय करा उतनी ही हमें आय हो गई, तो ये संतुलित बजट हो गया, हमारी व्यय के बराबर ही हमें आय प्राप्त हो गई थी। अब ये होता है घाटे का बजट। घाटे का बजट ये होता है कि जो हमने व्यय करा है हमें उतना प्राप्तियां नहीं हुई, तो ये घाटे का बजट होता है। एक बजट होता है मतलब वो अधिशेष बजट। अधिशेष बजट का मतलब होता है कि हमारे व्यय से हमारी आय ज़्यादा हो गई, यानी कि अधिशेष हो गया। तो हमको ये बहुत ध्यान रखना कि बजट के प्रकार, नंबर 1 घाटे का, दूसरा बजट मतलब संतुलित बजट, नंबर तीसरा अधिशेष बजट। फिर हम पढ़ते हैं कि वहाँ पर बजट में ही हम पढ़ते हैं कि बजट घाटा और राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। तो हमें बजट घाटा का मतलब ये होता है कि जो हमने व्यय करा उसके अकॉर्डिंग हमें प्राप्तियां नहीं हुई, तो हमारा ये बजट घाटा हो गया। और राजस्व बजट वो होता है, राजस्व बजट बराबर होता है राजस्व बजट माइनस राजस्व प्राप्तियां। जो हमने राजस्व व्यय करा है उसके हिसाब से हमें प्राप्तियां नहीं हुई थी, तो हमें इसको ध्यान रखना है। फिर हमें देखना राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है, इसमें राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजट घाटा प्लस और बाजारी जो हमें लेन देन होता है वो बाजारी लेन देन, यानी कि देयता। यानी कि जो राजकोषीय घाटा का मतलब होता है इसमें बजट घाटा प्लस बाजार में जो हमें देनदारियां हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगी, तब ये सबसे बड़ी टर्मिनोलॉजी हो जाती है। फिर हम देखते हैं, इससे पता चलता है कि सरकार को और कितने पैसे की जरूरत होती है। जब राजकोषीय घाटे को देखते हैं इससे तय होता है कि सरकार को और पैसे की कितनी जरूरत है। तो एक्चुअल रूप में ये घाटा मुख्य घाटा है। फिर हम बात देखते हैं, एक अगला चैप्टर आता है टैक्स। तो टैक्स का आपको दोस्तों याद रखना है कि कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो प्रत्यक्ष टैक्स होते हैं, कुछ टैक्स ऐसे होते हैं जो अप्रत्यक्ष होते हैं। जब हम जीएसटी देखते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर है, इसमें बहुत करों को मिलाकर एक अप्रत्यक्ष कर बना दिया गया। प्रत्यक्ष कर वो होते हैं, जैसे इनकम टैक्स में जो कर होता है वो प्रत्यक्ष कर है, वो आपको सीधे सीधे देना है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कर का मतलब सीधे सीधे मतलब होता है कि वो उस व्यक्ति से तो जो चीज़ ले रहा है उससे नहीं, बल्कि जो व्यक्ति अंतिम रूप में उसको खरीदेगा उसकी तरफ से वो टैक्स आता है। तो वो टैक्स अंतिम रूप में वो देगा, मगर उसको पता नहीं होता कि हम दे रहे हैं। तो इनडायरेक्ट रूप में जो वस्तु खरीदेगा तो उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और इन्हीं टैक्सों में आता है कि केंद्रीय टैक्स कौन कौन से होते हैं और राज्य स्तरीय टैक्स कौन से होते हैं। आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको मतलब वो ज़्यादा इसमें कठिनता है नहीं। ठीक है, अगले चलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ बोर्ड हैं, कृषि संबंधित कुछ बोर्ड है। जैसे एक है चाय बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, रबर बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड है, मसाला बोर्ड। आपको ध्यान रखना कि अगर चाय बोर्ड की बात आए तो ये कलकत्ता में है, अगर कॉफ़ी बोर्ड की बात आए तो ये बंगलुरु में है। फिर हमको ध्यान रखना है कि मतलब क्या, हाँ तंबाकू बोर्ड ये कुंटूर है आंध्रा, ये वहाँ पर है। और मसाला बोर्ड है ये आपका केरल में है। तो हमको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगर कठिन करके पूछा जाएगा तो इसी में से मिलाने के लिए आ जाएगा, और एक तरफ मतलब वो बोर्ड दे दी जाएंगे, एक तरफ उनकी जगह दे दी जाएगी। तो हमको यहाँ पे बहुत अच्छे ध्यान रखना है। फिर हम उद्योगों की बात करते हैं। उद्योगों में हम देखते हैं कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो महारथन कंपनियाँ हैं, कुछ ऐसी हैं जो नवरत्न कंपनियाँ हैं, और बाकी जो हो गई हैं वो मतलब हो जाएंगी मिलितन कंपनियाँ। तो महारथन कंपनी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब कौन सी नई कंपनी शामिल की गई है। ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर इसमें ये पूछा था महारथन कंपनियां बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं, कितना उनका टर्नओवर होना चाहिए, कितना उनका शुद्ध लाभांश होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले हम बात करते हैं
कि विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार को लोग आप लोग खूब अच्छे से जानते होंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब हमारा व्यापार उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार से ही हम व्यापार करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि व्यापार रुपए में नहीं होता है, रुपए के साथ हमने कुछ देशों के साथ किया है, मगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो करा जाता है वो डॉलर के रूप में करा जाता है। और विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब यही है कि हमारे पास डॉलर का कितना भंडार है, इससे तय होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, और कभी कभी स्थिति ये होती है कि मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति दोनों साथ साथ चलती हैं। तो स्थितियाँ कैसे पैदा होती हैं दोस्तों? मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि मांग के अनुसार, जैसे मान लो महंगाई, जब कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, यानी कि हम 100 रुपये लेके जाते हैं, हमको बहुत थोड़ी सी चीज़ मिलती है, जो हमें पहले 50 रुपये मिलती थी वो हमें 100 रुपये मिल रही है, तो इसका मतलब है मुद्रास्फीति। यानी कि वस्तुओं की कीमत बढ़ गई है और लोग मतलब वो चीज़ें कम हैं, और इसीलिए जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ कम होगी बाजार में तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, वो महंगी हो जाएगी। मुद्रास्फीति वो होती है जब वो बाजार में पैसा बहुत आ जाता है और लोग खरीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और उसकी कीमत भी गिर जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति का मतलब ये है कि जब ऐसा होता है, मुद्रास्फीति, मुद्रा अपस्फीति, बहुत ज़्यादा मार्केट, इसको आपने पहले पढ़ा होगा अप्रत्यक्ष हाथ। अप्रत्यक्ष हाथ ये होते हैं कि बाजार को कंट्रोल करते हैं। किन्स ने एक सिद्धांत दिया था, अप्रत्यक्ष हैंड, इनडायरेक्ट हैंड, मतलब वो इनविजिबल। आपको ध्यान रखना है कि जब रुपए की कीमत गिर जाए और वस्तु की कीमत बढ़ जाए तो मुद्रास्फीति है। जब रुपए की कीमत गिर जाए और वस्तु की कीमत बढ़ जाए, इसके सापेक्ष दूसरी मुद्रा अपस्फीति होती है। उसमें क्या होता है कि वस्तुएं बाजार में इतनी हो जाती हैं और लोगों के पास पैसा बहुत हो जाता है। मुद्रा अपस्फीति में होता है कि वस्तुएं बहुत हैं मगर खरीदने वाले लोग कम हैं, यानी कि उनकी वस्तु की मांग मतलब मांग कम हो गई, और इसको कहते हैं मंदी। मंदी जब आ जाती है तो क्या होता है, चीज़ों की मांग कम हो जाती है और वस्तुएं बहुत भरपूर होती हैं, ठीक है, इसको हम ध्यान रखें। अब कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि दोनों स्थितियां पैदा हो जाती हैं, स्फीति और अपस्फीति, इसको कहते हैं। इसके लिए हम जो शब्द इस्तेमाल करा गया है वो स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन ये आपको बहुत ध्यान रखना है, इसमें दोनों मतलब इसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं, यानी मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति, ठीक है। अब फिर अगले हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय कृषि। हाँ, कुछ स्कीमें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन स्कीम को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय कृषि खाद्य अधिनियम, जो कि 2013 में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार जब से ये बनाया तब से लगातार इससे क्वेश्चन आ रहा है, इसको हमें कतई नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मनरेगा की। मनरेगा भी जब से इसका एक्ट बना है तो इससे लगातार 2006 में आया था, तब से लगातार इस पर मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2009 में इसका नाम बदल कर पहले नरेगा था, फिर इसका मनरेगा 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि इसमें अभी वर्तमान समय में ही इसकी कुछ मतलब मजदूरी बढ़ाई गई है, उसमें पैसा जो हम देखो पर डे जो लेबर का कास्ट मिलता था उसको बढ़ाया गया है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। फिर योजना आती है स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना और मेक इन इंडिया। तो आपको इन योजनाओं को तीनों को बहुत ध्यान रखना है, इनका क्रम भी देखना है कि कौन पहले आई थी, कौन बाद में आई थी, कौन मतलब लास्ट में सबसे आई थी। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। किसान मानधन योजना के साथ प्रधानमंत्री सम्मान निधि। सम्मान निधि तो क्वेश्चन आया ही, जब से इसको जारी करा गया तब से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं चूकना। इसकी पात्रता क्या है, इसमें कितने पैसे मिलते हैं, उन पैसों को बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, कितनी किस्तों में पैसा आता है, और कब से ये लागू की गई है, इसको बहुत, क्योंकि ये बैक में लागू की गई थी, तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कितनी किस्तें आती हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री, हाँ, राष्ट्रीय कृषि नीति, आपको बहुत अच्छे से देखना है कि राष्ट्रीय कृषि नीति क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसमें कौन कौन सी उद्देश्यों को रखा गया है। फिर किसान क्रेडिट कार्ड आपने पढ़ा होगा, 1998 में आया था। अब किसान क्रेडिट कार्ड का कुछ विस्तार किया गया है, इसमें कुछ ऐसा मतलब ऐसा किया गया है कि जो बटाईदार होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो आपको दोस्तों इसको भी बहुत अच्छे से देखना है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन। उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इसमें मुख्य उद्देश्य इसका ये है कि जो हमारी देसी नस्ल की गाय थी उनको बचाने के लिए हमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन हम लेके आए थे, ओके, इसको ठीक से देखना है। फिर हमें बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 में इसको जारी किया गया है, ये लेट हो गई थी, तो 2021 के आसपास आई थी, मगर इसमें क्या है कि इससे क्वेश्चन लगातार बनेंगे ही बनेंगे कई साल तक, क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लगभग 38 साल के बाद आई है, तो हमको बड़ा ध्यान रखना है, 34 से 38 साल के बाद, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको आपको बड़े इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है।
फिर संकल्प योजना आई थी। तो संकल्प योजना जो है इसका एक ये एब्रीवेशन है और स्ट्राइप। संकल्प योजना के अंतर्गत कौशल विकास से संबंधित ये योजना थी। इसको जारी किया गया कि स्किल एक्विजिशन यानी कि लोगों के कौशल को बढ़ाना, और यही स्ट्राइप का था कि लोगों को प्रशिक्षित करना। फिर इसके बाद योजना आई थी खेलो इंडिया। अब स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई योजना सबसे ज़्यादा अगर मतलब महत्वपूर्ण है वो है आयुष्मान भारत अभियान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बड़ी योजना थी। इसने बहुत ज़्यादा परिवर्तन लेके आया था। इसको हमें बहुत अच्छे ध्यान देखना है। फिर हमें मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये टीकाकरण से संबंधित है। इसको भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि मिशन इंद्रधनुष में कौन कौन से टीके, कौन कौन सी बीमारी को टीके लगाए जाते हैं और कितना हमने इसका मतलब आउटपुट प्राप्त करा, कितने % हमने इसको अचीव कर लिया है। फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये बहुत बड़ी योजना थी, बढ़िया शुरुआत की गई थी। इसको आमूल चमूल परिवर्तन हुआ था महिलाओं के जीवन में। तो इस योजना को हमें बिल्कुल नहीं, अब इसमें ये देखना है कि कितने इसमें फ्री सिलेंडर मिलते हैं, कितना पैसा मिलता है, और ये इसको बड़ा ध्यान से देखना है। फिर अगली योजना आती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि इसने जब भारत में शिशु कन्या लिंग में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी तो भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को बहुत बड़े स्तर पर इसको लागू किया गया था हरियाणा से। अब फिर अब बात आती है प्रधानमंत्री जीवन योजना। ये जो है जैव अपशिष्ट होते हैं, एथेनॉल होते हैं, उससे संबंधित योजना थी क्योंकि हम अपने ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति से मान लो पेट्रोलियम है, इनमें हम एथेनॉल और जैव अपशिष्ट को अगर हम इसमें मिला लें तो हम उसमें वृद्धि करके अपने बहुत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। फिर हम बात पढ़ते हैं जल जीवन मिशन। ये इस समय बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है जल जीवन मिशन को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और फिर अगली बात हम करते हैं स्मार्ट सिटी। जब से स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया है तो हमें देखना है कि उत्तर प्रदेश के कितने मतलब डिस्ट्रिक्ट में यानी कितनी जगह पर इसको लागू किया गया है, इसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी मतलब हमने लक्ष्य प्राप्त करने की बात की गई है। तो ये बहुत ही मतलब आवश्यक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसको कहीं पे अगर हमें इसके बारे में मिले तो हम उसको लाइन टू लाइन कि इसमें इसके मतलब आधारभूत संरचनात्मक में कौन कौन से लक्ष्य रखे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सुगम भारत अभियान की। सुगम भारत अभियान को अगर हम देखते हैं, ये निःशक्त जनों के लिए ये बहुत बड़ी योजना थी। इसमें क्या है कि हम जो लोग होते हैं वो निःशक्त जनों के प्रति हमारी कैसी अवधारणा है, उस अवधारणा को बदलने के लिए मतलब इस योजना को हमने लेके आए थे। तो लोगों को मतलब अवधारणा बदलना उनके प्रति। फिर हम बात करते हैं उदय योजना की। ये बिजली से संबंधित योजना थी, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। सागरमाला परियोजना, भारत माला परियोजना, ये परियोजना बहुत सागरमाला परियोजना जो कोस्टल स्टेट है उनके आसपास जहाँ पर मालों का आवागमन होता है, तो ये सागरमाला परियोजना उससे संबंधित थी। और भारतमाला परियोजना ये हमारे हाईवे से संबंधित थी। तो इसको भी बड़े अच्छे से ध्यान देखना है। फिर हमने अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री बीमा योजना, ये तीनों योजनाओं को हमें देखना है कि इनकी कितनी इनकी किस्तें हैं और इनका एज का लिमिट क्या है, कितने एज से कितने एज तक के लिए है, कितनी इसकी किस्तें वर्तमान समय में इनकी किस्तों को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है और हमें कितना आउटपुट मिलेगा, इनसे कितना बाद में हमें मतलब बीमा होगा, तो हमारा कितना बीमा होगा, ये हमें बहुत अच्छे ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं स्माइल योजना। ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की योजना थी स्माइल योजना का सीधा मतलब होता है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर द लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये दो ग्रुप पे बहुत ज़्यादा इसने फोकस किया है। नंबर 1 ट्रांसजेंडर, दूसरे वो जो भीख मांगने वाले लोग हैं उनको हमें समान धारा में लेके आना, यानी कि उनका हमें पुनर्वास करना, उनका विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान बहुत तेज़ी से चला, इस पर बहुत काम हुआ। तो हमें अब आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयोग की इच्छा है, तो इसलिए हमें इसको भी स्किप नहीं करना दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसी समय हमें आपको ध्यान देना है कि दरवाज़ा बंद अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, अमिताभ बच्चन थे। ये शौचालय संबंधित है जिसको हमने आज इज्जत का नाम दिया है। नमामि गंगे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत चर्चे में रहा था, कुछ विवादों में रहा है, हमें इसको भी स्किप नहीं करना है। फिर हम ध्यान देते हैं जो सबसे पहले चलने वाली योजना थी वो जनधन योजना के बारे में हम ये ध्यान रखना है कि इसमें खाते खोलने का काम किया गया था। भारत ने खाते खोलने में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड अपने नाम किया था, इसीलिए चर्चा बहुत रही थी। अब हमें लास्ट में ध्यान रखना है कि योजनाओं की एक तरफ योजनाओं को लिखना है, उनके ईयर लिखना है, क्योंकि अब क्या हो जाता है कि टर्मोलॉजी में वो योजनाओं को अब सन से मतलब मैच करवा रहे हैं।
तो दोस्तों मेरा प्रयास ये रहा है कि ज़्यादातर मैंने आपको यहाँ मतलब बेसिक समझाने की कोशिश की है। चैप्टर को नाम बताएं, आप प्लीज़ एक बार आपने उसको खोल के देखिएगा। जब आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मतलब मज़ा भी आएगा, अच्छा लगेगा और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्योंकि मैंने पेपर दिए हैं, मैंने जो मतलब महसूस किया है कि ये मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हमारे मतलब परीक्षा के ओरिएंटेड महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इन पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। प्लीज़ आप भी इन पर फोकस कीजिएगा, आप देखेंगे कि आउटपुट बहुत अच्छे आएंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि एक जो बंदा एग्ज़ाम नहीं दे रहा है वो किस तरीके से आपको मतलब वो मटेरियल सप्लाई करेगा। मेरा ये है कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ, जिन चैप्टरों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उनके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अभी कुछ योजनाएं और रह गई हैं जो कि वर्तमान, जैसे मान लो खनिज उत्पादन से संबंधित जो रिपोर्ट आएगी वो आपकी आर्थिकी में आएगी। आप में उसमें फूड में देखा जाएगा कि हमने कितना प्रोडक्शन करा है रबी खरीफ जायद की फसलों में। वहाँ पर मतलब वो आप पढ़ेंगे, एमएसपी पढ़ेंगे कि एमएसपी कितने फसलों के लिए आती है, आपको ध्यान रखना है। फिर गन्ने पे कौन सा एमएसपी के अलावा स्टेट सरकार कौन सा मतलब उस पर वो देती है, प्रापड़ मूल्य के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बफर स्टॉक क्या होता है, एफसीआई की स्थापना हुई थी, अब ये जो मतलब एमएसपी जारी करता है तो कौन जारी करता है, किनकी संस्तुति होती है, कृषि एवं मूल्य आयोग बना है तो वो क्या काम करता है, और जो मतलब कृषि से संबंधित जो समिति है वो क्या काय की अनुशंसा करती है। तो आपको दोस्तों वहाँ पर भी ध्यान रखना है। फिर जो मतलब सब जैसे हम प्रोडक्शन करा है, हमने दूध के उत्पादन में हम कितने नंबर पर हैं, मछली के उत्पादन में हम कितने नंबर पर हैं, हम दालों के उत्पादन पर कितने नंबर पर हैं, दाल उत्पादन में कौन कौन स्टेट हमारे नंबर 1 पर हैं, हमें वहाँ भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि जूट के उत्पादन में, हमें कपास के उत्पादन में, और हमें खाद्य उत्पादन में कौन स्टेट नंबर 1 पर हैं। तो ये हम ध्यान रखेंगे तो ये हमारी जब आर्थिकी आती है परीक्षा से पहले, उसको अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर हमारी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई वो भी उसमें डाटा आते हैं। और हमें बजट को भी बड़ा अच्छे ध्यान रखना कि बजट में किन किन पैरामीटर्स का, अभी हमने 2025-26 के लिए जो बजट बनाया है तो उनमें कौन कौन पैरामीटर्स को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है कि उनमें किन किन पैरामीटर्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है और उसके स्तंभ कौन कौन से हैं। फिर हम दोस्तों पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो उत्पादन होता है और देशों के साथ, तो उसमें भारत कितने नंबर पर है। जैसे मान लो खाद्यान्न पे भारत कितने नंबर पर है, उसमें हम देखते हैं कि रबी फसलों में जैसे गेहूं में हम कितने नंबर पर हैं, और चावल के उत्पादन में हम कितने नंबर पर हैं, और गन्ने के उत्पादन में हम कितने नंबर पर हैं। तो वो जो इंडेक्स आती है तो उसको भी हमें बहुत अच्छे से देखना है। मेरे हिसाब से अगर आप इतना अच्छे से देख के जाएंगे तो आपको मतलब क्वेश्चन वहाँ पर करने में कठिनाई नहीं होगी। आई श्योर, मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। और आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो इकोनॉमी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इस बार इसको पढ़ते हैं तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि एक बार मेहनत के बाद आप क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप गलत करेंगे। जब आप लास्ट में एग्जाम के टाइम इसको पढ़ेंगे तो आपको मतलब बस पन्ना लौटना है, अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर है। जीडीपी के बारे में जैसे आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। अब हाँ, ये का आपको ध्यान रखना है कि करंट ओरिएंटेड में आपको ध्यान रखना है कि रेपो रेट क्या है, और बैंक रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, और रिवर्स रेपो क्या है। तो आपको वहाँ पर करंट ओरिएंटेड ध्यान रखना है। और इस समय और करंट ओरिएंटेड में ये भी ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि, और ये भी ध्यान देना है क्योंकि वो उसी समय आएगी। फिर वहाँ पर इंडेक्स आते हैं कि किस स्टेट ने किस इंडेक्स में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इंडेक्स है, कौन अचीवर्स में शामिल है, कौन सबसे ओवरऑल परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये सब ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको यहाँ से जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो ओरिएंटेड पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जो करंट ओरिएंटेड होंगी। दोस्तों आप अपना अच्छे से मतलब एक बार इसको पढ़िएगा। अगर RBI को पढ़ रहे हैं तो हम RBI को अच्छे से देख लें। हाँ, फिर हम विश्व बैंक की बात करते हैं। विश्व बैंक का अंतर्राष्ट्रीय शाखा में आपको विश्व बैंक का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एशियन विकास बैंक को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रिक्स में हमारी क्या स्थिति है, आसियान में हमारी क्या स्थिति है, तो इनको देखना। अब ये बिम्स्टेक हुआ है मान लो पश्चिम बंगाल के और उसके बांग्लादेश के साथ, हमें बिम्स्टेक में बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। और अभी जो मतलब करंट अफेयर्स चीज़ें हैं, तो ये अभी जो करंट अफेयर्स किताब आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें देख के आपको बताएंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू।